बजे की दमदार डिबेट जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल के बाद बनती हुई तस्वीर और जमीन पर असली तस्वीर क्या है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सकुशल चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के अंदर ये चुनाव हुए और हरियाणा में एक ही चरण के अंदर 90 की 90 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन कल की वो तारीख जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे, यानी थोड़ा सा इंतजार, कल बनेगी सरकार। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसकी बनेगी, किसका राज तिलक होगा, कौन एक नया किंग बन के सामने आएगा, कौन नया राजा बनकर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले 5 अक्टूबर को सभी चैनल्स की तरफ से अपना अपना एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आ चुका है और हमने भी आपके सामने अपना एग्जिट पोल रखा हुआ है, जिसके आधार पर अब कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर, दोनों प्रदेशों में इस वक्त कांग्रेस और एनसी जो है वो डोमिनेटिंग पार्टी नजर आ रही है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जहां पर कांग्रेस और एनसी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कल ही असली तस्वीर सामने आएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर भी भारी बहुमत और पूर्ण बहुमत के साथ जो अभी तक एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके तहत सरकार बनाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। बीजेपी को इसका सीधा सीधा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनाएंगे आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेताओं के बीच कितनी उत्सुकता है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ बीजेपी भी सरकार बनाने के लिए कवायद में अभी से जुट गई है। कुछ नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। ये तो देखेंगे ना उस वक्त जो हमारी हाईकमान है वो क्या फैसला लेती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि हमारी क्लियर मेजॉरिटी आ रही है जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, अगर कोई किसी को और इसमें शामिल करना है, ये हमारी हाईकमान की पावर है, वही कर सकते हैं, या वो फैसला जो लेंगे वो उन पे डिपेंड करेगा। ये हाईकमान की बात है, ये हाईकमान की बात हम नहीं कह सकते। ये इसका फैसला जो है हाईकमान ने लेना है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपने देखा होगा कि हमने कुछ सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़े, उन सीटों में हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो जीत रहे हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं। और उसके साथ कुछ छोटे मोटे दल भी हैं जो हमारे साथ हैं, जिनको हमने पार्टी की ओर से भी मदद की है, हर लिहाज से उनके साथ हम रहे। और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो यहाँ जीत रहे हैं तो वो हमारे साथ हैं। आपको 8 तारीख के बाद पता चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों का कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा, एनआई की वसात से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी सरकार बनाने जा रही है। अलग अलग नेताओं को सुना और दोनों नेताओं ने कहा है कि हम अपने अपने बल पर सरकार बनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल में आंकड़े निकलने के बाद जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी हद तक बदल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है और तीसरे घटक दल के तौर पर अब पीडीपी भी अपना समर्थन देने का दावा कर रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। एग्जिट पोल में कल तस्वीर साफ होगी। गेस्ट लेंगे इस वक्त सीधे आदर्श गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, और दिनेश सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं आपके सामने। और दोनों गेस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन की जो शोभा है वो भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ इस खास पेशकश में, इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो ही रही है, लेकिन आज जो 2 मेहमान हैं और दोनों मेहमानों से मैं आज हरियाणा को लेकर भी और जम्मू कश्मीर को लेकर भी बातचीत करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दोनों को लेकर दें, दोनों प्रदेशों को लेकर। और अगर आप दिनेश जी चाहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर भी बोलें तो आप बोल सकते हैं। आदर्श जी, अगर आप चाहते हैं आप हरियाणा को लेकर बातचीत करें तो आपके सामने पूरी आज़ादी है, पूरी लोकतंत्र तरीके से आप आज बात कर सकते हैं हरियाणा को लेकर भी। मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल को लेकर और जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर। मात्र कुछ घंटे बाकी हैं और दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है। अब मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज रात नींद भी नहीं आने वाली है। आदर्श जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे तो लग रहा है कि आपने लोगों की नींद आराम कर दी है फुटबॉल को लेके। किसी को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही, किसी को गम के मारे नींद नहीं आ रही। नींद तो वैसे नींद को आएगी कल तक। ठीक है।
10 बजे के बाद जाके इनको पता चलेगा, कहीं ढोल धमाके होंगे, कहीं खुशी, कहीं गम, कल का माहौल चलेगा। लेकिन यहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत है वो बहुत तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, आप सबने बताए या दिखाए हैं एग्जिट, उससे यही लग रहा है कोई भी सिंगल पार्टी जो है हुकूमत नहीं बना सकती जी। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त उनकी भी बैठकें चल रही है, मीटिंग चल रही है, होटल्स में है, वो नॉमिनेट करने के चक्कर में है, 5 विधायकों की नॉमिनेशन जो है उसके चक्कर में है। ठीक है, नाम भी सामने आ रहे हैं। एक सेकंड आदर्श जी, एक सेकंड माफी चाहूंगा, आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। पीसीआर से मैं अनुरोध करूंगा थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा आदर्श जी। जी बोलिए आदर्श जी। जी जी, इस वक्त मीटिंग्स भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की भी, नॉमिनेट्स को लेके नॉमिनेशंस कर रही है, जो 5 एमएलएस की उसको भी लेके मीटिंग चल रही है और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी हम नाम लेना उचित नहीं समझेंगे जब तक उन पे मोहर नहीं लगती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आपने दिखाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़ी पार्टी ऊपर के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी हुकूमत बनाने में उसकी कमी नजर आ रही है। उनके पास इतने वोट नहीं है, इतने एमएलए नहीं है। और यहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर के अंदर पीडीपी ने भी आज स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या बदल रहे हैं वहाँ के, हर मिनट के बाद स्टेटमेंट बदलते जा रही है। तो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे है, कांग्रेस का गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का है, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। इस बीच इंजीनियर रशीद ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे और ना बनानी चाहिए। इस स्टेटमेंट के जो मायने हैं वो क्या निकाल सकते हैं? देखिए, इंजीनियर रशीद की स्टेटमेंट का मायने कुछ भी नहीं निकलता। ना तो वो सरकार बनाने को रोक सकते हैं, ना बनाने में को मदद कर सकते हैं। इंजीनियर रशीद जब बाहर आए थे तो उस वक्त लग रहा था कि शायद एक बहुत बड़ा इनका रोल होगा, बड़ा, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का उन्होंने हराया पार्लियामेंट के इलेक्शंस में और जेल के अंदर रह के पूरी सहानुभूति जो है कश्मीर की ली, उसी सहानुभूति पे वो जीत गए। और उसको बाहर निकालने के बाद जिस तरह के हालात आपने दिखाए, वहां पे लोगों ने देखा कि किस तरह से उसको स्वागत किया गया। लेकिन हम भी बार बार आपके चैनल में यही कहते रहे, ये एक ऐसा गुब्बारा है जितना उड़ेगा उतनी जल्दी इसकी हवा निकल जाएगी। वैसा ही लगा, हवा निकल ही रही है उसकी। कोई इंजीनियर रशीद कोई बहुत बड़ा यहाँ पे किरदार नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा वो हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बयान देना है उन्होंने। जी जी, ठीक, मतलब मजबूरी का बयान ये कह सकते हैं। जी, मजबूरी का बयान, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने उभरे, ताकि एलजी उन्हें हुकूमत बनाने के लिए इनवाइट करे। अगर हुकूमत बनाने के लिए इनवाइट करती है तो जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट हमारे साथ है और कुछ नॉमिनेट जो एमएलए हैं उसको लेके वो सरकार बना लेंगे। अब नॉमिनेट्स जो एमएलए होंगे उनको लेके भी बहुत बड़ी यहाँ पे सियासत चल रही है। यहाँ तक फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी स्टेटमेंट दी है कि अगर ये नॉमिनेट करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में होने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, बिना असेंबली के असेंबली के मेंबर किस तरह से नॉमिनेट कर सकते हैं। इसको लेके भी एक बहुत बड़ी सियासत जम्मू के अंदर कल से होने वाली है। कल 10 बजे तक पता चल जाएगा यहाँ की क्या पोजीशन है। अगर कोई पार्टी ऐसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी मिलके लगा उनको कि हम सरकार बना सकते हैं और उनके 5 जो नॉमिनेट मेंबर हैं उनके आड़े नहीं आएंगे तो वो खामोश रहेंगे, नहीं तो ये अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां तक भी चले जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जम्मू की सियासत और गरमाई जाएगी। ठीक है, ओके दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, आप कितना सहमत हैं आदर्श जी से? और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने के करीब करीब है, हालांकि अभी अनऑफिशियल जो सहयोग है वो पीडीपी भी करने के लिए बात कर रही है। तो क्या ये फिर से एक 3 जो दल हैं ये मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में लग रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? जी, आप सभी को प्रणाम शिवदल जी। देखिए, जैसे आदर्श जी ने पूरी तरह बताया, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। साथ साथ देखिए कि मतलब जैसे कि बहुत सारी चीजें उन्होंने अहम चीजें बताई, तो उसके साथ देखिए मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि उसमें ये देखिए जैसे कि 5 मेंबर्स की बातचीत हो रही थी, तो उसमें देखिए 5 मेंबर्स का पूरा एक तरह से पूरा अधिकार जो है एलजी साहब को है, वो अपने तरीके से इसको नॉमिनेट कर सकते हैं।
और इसके साथ में मैं एक आप मतलब कि पूरे तरीके के साथ में जैसे कि जो मतलब है कि तथ्य भी एक मैं और बताना चाहूंगा इसके मतलब जो समकक्ष है कि पुडुचेरी में 3 विधायकों को लेकर के नॉमिनेशन को लेकर के सेम इस तरीके से प्रक्रिया हुई थी ऐसे 2018 में। ठीक है। उसको लेकर के जो मतलब अन्य जो पार्टीज है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जजों ने मतलब जो था उन्होंने क्लियर उसको किया कि इसमें किसी तरह की कोई जैसे कि मतलब संवैधानिक कोई चूक या किस तरह की कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और उनके पास अधिकार है वो अपने तरीके से नॉमिनेट करते हैं। तो ये देखिए ये तो नल एंड वॉइड हो गया। और अभी जैसे कि आज और कल में जैसे कि जो चीजें होनी थी तो वो चीजें मतलब उसमें करने में कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि देखिए जैसे कि मतलब कि अभी जैसे क्या है कि 2019 में जब 370 हटाई गई उसके बाद में देखिए जैसे कि एलजी साहब के पास पूरी पावर राष्ट्रपति शासन लगा और पूरी पावर्स लगी, तो अब उसके बाद में जैसे कल जैसे होकर कल की प्रक्रिया के बाद में क्या है नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें कि राष्ट्रपति शासन को हटाने की बाबत चीजें होंगी और दूसरी पर नोटिफिकेशन और जैसे एक दो नोटिफिकेशन और आएंगी तो उनको लेकर चीजें के नई मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करके मतलब जो आगे जो कार्रवाई होगी उसको लेकर के चीजें होंगी। तो उसके मतलब प्रति लेकर के मुझे ऐसा कोई नहीं लगा मतलब कोई ऐसे दिक्कत नहीं लगती ऐसे। और एलजी साहब के पास पूरा अधिकार है, एलजी के पास पूरे अपने तरीके से पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि वो नॉमिनेट 5 को कर सकते हैं, जिसमें कि 2 मतलब कश्मीरी पंडित हो गए, एक महिला हो गई और एक जो पीओके से आया हुआ शरणार्थी हो गया और एक अन्य हो गया। तो इस तरीके से करके कोई खास दिक्कत नहीं है। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि सारी खलबली क्यों मचा रखी है? सारी खलबली मचाने का जो रीजन है वो शीतल जी का है जैसे उससे टैली पहुंच जाएगी 95 पे। अब देखिए जैसे सारे एग्जिट पोल्स को भी लेकर बातचीत कर रहे हैं तो सबकी सब जो कहानी पूरी एनसी और कांग्रेस की पहुंच रही है करीब करीब 40 के आसपास, पर वो अन्य दलों से कहीं ना कहीं झुका तो जोड़ तोड़ बैठाने के चक्कर में है। अब 5 की टैली ऊपर बढ़ने का तो वो नंबर पहुंच गया 48 पे जो कि पहले 46 पहुंच रहा था। अब वो दो के एक सीट की यहाँ भारी पड़ रही है, दिक्कत पड़ रही है। तो आज की रात जैसे कि बहुत कयामत की रात है और किस तरीके से कहां पर कैसे जुगाड़ बैठाएं क्या बैठाएं उसी को लेकर के सब चल रही है। ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हरियाणा के लिए भी, और मुझे लगता है कि हरियाणा को आप काफ़ी करीब से देखते हैं। हरियाणा में एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं और एक तरफा जीत दिखा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बना रही है कांग्रेस। एग्जिट पोल के आधार पर आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? क्या वाकई में कांग्रेस इस वक्त हरियाणा के अंदर पूरी मजबूती के साथ निकल कर आ रही है? हालांकि बीजेपी कह रही है कि हमारे नंबर्स भी अच्छे रहेंगे। देखिए शीतल जी जैसे ज्यादातर जो पोल्स हैं मतलब जो एग्जिट पोल्स हैं वो एग्जैक्ट पोल में बदल पाता नहीं बदल वो कहने की बात है, लेकिन देखिए हमें सम्मान उनका भी करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जर्नलिस्ट जिन्होंने जाकर के जमीन पे जाकर के लाखों लोगों का सर्वे किया तो हमें उनकी बातों को सम्मान करना पड़ेगा। और जो भी उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि जैसे कि पहले की जैसे कि पिछली बार कुछ चूक हुई थी तो उसको लेके मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की कोशिश की होगी। तो मैं अगर यथावत वैसे ही अगर मानता हूँ तो देखिए उनकी बातों का सम्मान करते हुए और अगर विपक्ष में बैठाने का काम भी अगर भाजपा को करते हैं, पहली बात है कि इतना आसान राह नहीं रहेगी कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि नंबर कुछ जैसे मतलब जगह बताया जा रहा है कि 50 के आसपास इनके सीट आएंगे, कुछ जगह बताया जा रहा है कि 40 या 42 के आसपास बढ़ जाएगी, फिर अगेन कहानी इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगी ऐसे। और बीजेपी जो है उनका बताया जा रहा है कि करीब करीब 30-35 के बीच में मतलब 25 से 35 के बीच में सीट्स आएंगे। उसके ऊपर फिर चीजें देखिए आते हैं कि 10-12 के आसपास मतलब 11-12-13 मतलब 12 से 14 के आसपास में मैं समझता हूँ कि जैसे कि इंडिपेंडेंस हो गए या अन्य दलों के जो हैं अब वो सभी के सभी भाजपा को सपोर्ट करते हैं ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन जेजेपी को या इनेलो को मुझे लगता है किसी को आपत्ति कुछ होगी सपोर्ट करने में, क्योंकि देखिए राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती शीतल जी। आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता है कि एक सीट आ जाए मुश्किल से आ जाए, लेकिन उसकी भी मुश्किल अभी लगती है चीजें। बाकी कांग्रेस की देखिए प्रबल संभावना है और उसमें कोई दो राय की बात नहीं कि पहले से काफी बेहतर कांग्रेस ने किया है। तो देखिए जो भी जैसे रहेगा जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वर का रूप होती है, तो अपने तरीके जो भी जनता ने किया होगा किसी चीज से नाराज होकर भाजपा को मतलब सत्ता से बाहर करने का कार्य करें या दोबारा मतलब कि बिठाने का काम करें या हैट्रिक लगाने का काम करें, वो तो देखिए मतलब कि आगे पहले के भविष्य के घर में है, तो वो चीजें कल स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी के हिसाब से जो भी चीजें सभी के सब दल अपने तरीके से कर रहे हैं और किसी भी तरीके से मैं ये समझ रहा हूँ कि जो दोनों प्रदेश हैं उनमें किसी तरीके से और अभी जो स्थिति हैंगिंग उसमें है मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में है, चीजें पूरी तरीके से मतलब स्थल पे या जमीन पे स्थायी तरीके से जो चीजें हैं तो वो अभी चीजें नजर नहीं आती। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हाँ कांग्रेस और उनकी बिल्कुल कल सुबह शुरू होगा और 10 से 11 बजे तक मुझे लगता है दिनेश जी हल्की हल्की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और आपने कहा कि हैंगिंग अभी जो सिचुएशंस हैं यानी अभी लटकती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं और कल जब ज़मीन पर तस्वीरें आएंगी तो वो साफ कर पाएंगी कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का नया ताज कौन बनाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आदर्श जी कितना आप फर्क देखते हैं? अगर बीजेपी दोनों राज्यों से पिछड़ती है तो इससे क्या अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? हालांकि दोनों जगहों की सिचुएशंस अलग है। बीजेपी अगर जम्मू में अच्छा करती है, 25 से 30 सीटें लेती है, तो क्या बीजेपी के लिए ये सेटिस्फैक्ट्री है? धारा 370 को हटाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप था बीजेपी की तरफ से, उसके बाद भी अगर 25 से 30 सीटों पर बीजेपी सिमटती है 43 में से, तो क्या ये माना जा सकता है
कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने या खास तौर पर जम्मू के लोगों ने धारा 370 को हटाना, इस फैसले को गलत माना है, गलत करार दिया है? जम्मू के लोग भी खास तौर पर उन लोगों में भी एक्सेप्टेंस नहीं है? जितेंद्र जी, जिस तरह से दिनेश जी ने बताया ना, हमारे दोनों राज्य जो है ना, दोनों राज्यों की जो मुख्य पार्टियां ना, वो जो इंडिपेंडेंट है उनकी तरफ देख रही है हुकूमत बनाने के लिए। हरियाणा का भी यही हाल है और जम्मू कश्मीर का भी हाल है। अब रही बात, आपने 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे किए थे, सरकार बनाने की बात कर रही थी और जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री से शुरू हुआ, जम्मू का मुख्यमंत्री, जम्मू के मुख्यमंत्री से शुरू हुआ डोगरा का मुख्यमंत्री, ये बहुत सी बातें उन्होंने सामने लाई। लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं, जब आप 60-61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? उनमें से आपको 58 सीटें या 60 सीटें मिल जाएंगी? जम्मू के अंदर जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी अच्छी तरह से पता है। कश्मीर के अंदर उनको क्या पोजीशन रहेगी जिससे छुपी हुई नहीं है। इनके पास सभी एजेंसीज है, हर अपनी फोर्स भी है, हर चीज है, हर तरीके से पता है कश्मीर में कि क्या हालात अच्छे हैं, किस तरह से अच्छे हैं, वहां पे लोगों का क्या कहता है, किस तरफ है। वहाँ कश्मीर तो ऐसी एक सियासत है ना, वो वक्त के साथ बदलती रहती है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, और मुझे लगता है कि आप इस पर सही जवाब दे पाएंगे। मेरा ये सवाल है कि अगर कश्मीर में सरकार बनती है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में तीनों पार्टियां जो डोमिनेंसी है वो कश्मीर के अंदर है, पीडीपी की भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये एक तरफा सरकार नहीं हो जाएगी? जो जम्मू को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, और अगर बीजेपी बड़ी पार्टी जम्मू से बनकर आती है, 25 सीटें लेती हैं, तो ये एक तरफा सरकार नहीं हो जाएगी? इतनी सही कह रहे हैं आप, एक तरफा सरकार, लेकिन इससे पहले भी तो ऐसी सरकारें बनी हैं, कश्मीर से बनी सरकारें, लेकिन सर आदर्श जी, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था, इतिहास में आज तक जब भी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, या तो केंद्र में कांग्रेस सत्ता में रही है या तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही है। 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी कोई हिस्सा नहीं थी, मात्र पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें बनी थी। लेकिन उस समय बीजेपी सरकार बनाने की सिचुएशन में नहीं थी। मुझे लगता है कि 8 से 9 सीटें उस समय थी या 5 से 6 सीटें उस समय थी, आप ज्यादा जानते होंगे। अभी की स्थिति, अगर 25 से 30 सीटें बीजेपी लेती है तो क्या माना जा सकता है? मैं शीतल जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले भी तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें बनी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उन्हें हिस्सेदारी दी, क्यों, इसलिए किस तरह दी, कुछ 2-4 सीटें ले जाती रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने भी सीटें ली यहाँ पे से। उसके अलावा तब हमारा राज्य का दर्जा था, हमारे पास एक स्ट्रेंथ थी, हमारे पास एक कौंसिल होती थी, कौंसिल में जो लाके एमएलसी बना के उनको मंत्रालय में ले आते थे, उनको कैबिनेट में ले आते थे, जम्मू को एक हिस्सा देते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी यूटी है, यूटी में आपके कितने मंत्री बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा 13 मंत्री बन जाएंगे, 13-14 मंत्री बनेंगे। किस किस को, अब 4-4, 5-5, 6-6 पार्टीज को लेके अगर सरकार बनती है तो किस किस को आप मोबिलाइज करेंगे, किस किस को आप रिप्रेजेंटेशन देंगे? ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात आएगी जो भी सरकार बनाएगा। लेकिन जो 2014 में आदर्श जी, हो नहीं सकती। 2014 में जब बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी, तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती के पिता जो उस समय मुख्यमंत्री बने थे, शायद यही कदम उन्होंने इसीलिए कदम उठाया था बीजेपी के साथ आने का कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 25 सीटें बीजेपी ने ली है, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जम्मू को भी मिलना चाहिए, शायद, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा। मुफ्ती साहब का नजरिया कुछ और था। मुफ्ती साहब को अगर सबसे पहले जीत किसी ने दिलवाई है असेंबली की, तो जम्मू से दिलवाई है, आरएस दिलवाई है, वरना मुफ्ती साहब कश्मीर से कभी जीते नहीं थे, जम्मू से ही जीते थे। जम्मू के साथ उनका प्यार था, जम्मू के साथ उनका हक था, जम्मू से उन्होंने एमएलसी लिए, जम्मू से उन्होंने मिनिस्टर बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जिस तरह से पीडीपी के साथ हुकूमत बनी थी इनकी, अगर कल के बाद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन कल यही स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बनेगी, तो तब भी यही कहा जाएगा कि राष्ट्र हित के लिए, राज्य हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने मजबूरन ये सब किया। ये बात भी सुनने के लिए अब तैयार रहे। ठीक है, ओके दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हरियाणा में जो तस्वीर बन रही है दिनेश जी, अगर कांग्रेस 45 के आसपास चली जाती है या 40 के आसपास चली जाती है, बहुमत के नजदीक, ना कि बहुमत के पार, बहुमत के नजदीक जाती है या आसपास चले जाती है, क्योंकि कांग्रेस एक स्ट्रैटेजिक इलेक्शंस में नहीं थी, कांग्रेस रणनीति के साथ इलेक्शन में नहीं उतरी है, कांग्रेस की रणनीति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दी है, ये राजनीतिक पंडितों का भी मानना है और जो राजनीति को देखते हैं उनका भी मानना है। मुझे लगता है कि शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से कि
कांग्रेस नहीं उतर पाई है अपनी रणनीति के साथ। ये जो अभी हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूती में आ रही है या एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इसके पीछे मात्र और मात्र एंटी इनकम्बेंसी है। यानी सत्ता में जो सरकार इस वक्त है, ये वोट सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ है, ना कि कांग्रेस का वोट है। तो क्या जब बहुमत के आसपास कांग्रेस पहुंचेगी, मंथन सरकार के लिए होगा, तो साथ साथ सीएम की कुर्सी के लिए भी होगा, क्योंकि सीएम की कुर्सी के रेस में कांग्रेस के बहुत सारे बड़े चेहरे हैं। शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये भी चाहते होंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया जाए, बेटे को सीएम बनाया जाए। जी बिल्कुल शीतल जी, देखिए कांग्रेस की पूरी तैयारी वैसी नहीं थी, और कांग्रेस पहले बीच में मतलब कि जैसे एक तरह से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि करीब करीब मतलब है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जो है, तो हुड्डा सीनियर हुड्डा जूनियर जो है, इन्हीं का पूरा वर्चस्व पूरा नजर है। इन्होंने एक तरह से मान के चले हैं कि प्रभारी जो कांग्रेस के थे उनको भी नजरअंदाज करने का काम उनको भी एक तरह से मतलब पूरे तरीके से और किनारे बैठा रखा था। शैलजा जी की नहीं सुनी गई, ना सुरजेवाला उनकी सुनी गई, ना अन्य जो नेता थे उनकी सुनी गई, तो उसको लेकर चीजें थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एंटी इनकम्बेंसी जैसे मतलब बोला था बात को, और ये इसको जैसे आंखें बंद करके हम लोग इस बात को नहीं स्वीकार करें वो गलत होगा। खट्टर साहब को लेके कहीं ना कहीं चीजें जो है वो नेगेटिव कहीं ना कहीं चली चीजों से, और उसका देखिए कहीं ना कहीं कुछ क्वार्टर्स पे नेगेटिव असर गया भी उससे। तो मुझे लगता है कि जैसे कि साल डेढ़ साल पहले अगर जब मुख्यमंत्री चेंज करते तो शायद स्थिति जो है मतलब अलग होती। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए जैसे करीब करीब मान के चले कि कुछ सीटें मतलब 25 के आसपास सीट्स ऐसी जिसमें 5,000 से कम का फासला था जीत और हार का। उन सीट्स पे एक तरह से मतलब और भी कहीं कहीं फासला, क्यों जैसे कि मतलब पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, या जैसे कि अन्य जो देखे दो जो गठबंधन थे बीएसपी और चंद्रशेखर के साथ में, तो ये गठबंधन जो है कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करे, और कुछ जगह उन्होंने बीजेपी के वोट काटने का काम भी किया। इसमें भी कोई मतलब दो रहा है या कोई मतलब दिक्कत वाली बातचीत में नहीं समझता बोलने पे। तो इसमें देखिए कि जो वोट काटने का काम होगा, तो जहां पर जैसे कि मतलब रेजर थिन बिल्कुल एक तरह से जहां पर तलवार की धार पे चल के और सुई की नोक पे चल के जैसे जहां पर जीत और हार का अंतर था, तो वहां पर देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि वोटिंग का जैसे अगर एक जैसे कैंडिडेट है उसने अगर 2-3 हजार वोट भी अगर काट लिए तो सीधे से समझ ले कि वहीं मतलब किसकी बल्ले बल्ले होगी और किसकी जो है। लेकिन दिनेश जी, अगर कांग्रेस 45 के आसपास चले जाती है या 50 के करीब भी जाती है, बहुमत का आंकड़ा पार भी कर लेती है, तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा सीटें होंगी तो मान लीजिए कि शैलजा का एक उनका भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कुनबा उसमें होगा। जो दलित वोटर्स का है कुनबा है, वो भी शैलजा का कुनबा होगा, उस पर उनका भी हक होगा, अधिकार होगा, मजबूती होगी। तो जो हिमाचल के अंदर एक तस्वीर क्रिएट हुई थी सरकार बनाने के समय पे, उस समय भी कहते थे कि हाईकमान तय करेगा, लेकिन जो हिमाचल के अंदर जो वहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगी या मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वही वह स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद काफी बवाल भी हमने देखा, लेकिन अंततः कांग्रेस के हाईकमान ने फैसला लिया और सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। यहां पर भी क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हुड्डा परिवार जिस तरह से लीड में है टिकट बंटवारे से लेकर अभी तक, और आगे भी इसी रेस में रहेगा। देखिए अगर एक मतलब फर्ज करें शीतल जी कि जैसे 50 से ऊपर सीट्स इनकी कांग्रेस की आ गई और सरकार बन भी गई, तो बनने के बाद में देखिए मुख्यमंत्री बनाना केक वॉक नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिफ्ट बहुत भारी होंगी। और ऊपर से मान के चलेंगे जैसे अशोक तंवर के आने के बाद में स्थिति और गंभीर हो गई, क्योंकि अशोक तंवर कहीं ना कहीं कुछ भी करें लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मतलब एक तरह से धुर विरोधी रहे पहले शुरुआती दौर में, और जैसे कि अपना अलग मामला था। लेकिन बाद में जब आपस में जब इनके बीच में जैसे कि सिरसा का इनका चुनाव था 2014 का मेरे ख्याल से, तो उस टाइम पे ठीक है हुड्डा जो थे इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, और बाद में एक बार लगा था शायद ना जीत पाए, लेकिन जीते तो जीतने के बाद फिर बाद में और चीजें भिन्न होती चली गई अपने तरीके से, और ये फिर पीछे पीछे कहीं ना कहीं चीजें जो है चेंज होती चली गई। और बाद में जब इनको लगा कि मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए तो उसके बाद में आपस में दूरियां और बढ़ती चली गई। फिर इनके साथ में हाथापाई और ये मारपीट जैसी स्थिति भी हुई। तो एक तरह से अभी भी जैसे कि जब महेंद्रगढ़ की रैली में जैसे दोपहर तक जो प्रचार पहले कर रहे थे बीजेपी का, और बाद में कांग्रेस को ज्वाइन किया, और हम लोगों ने उस दिन डिबेट भी की थी मतलब उसको तुरंत बाद में, तो उस टाइम पे देखिए उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अभी तक थोड़ी देर पहले मतलब प्रचार अशोक तंवर किसी और का कर रहे थे और दूसरी पार्टी में आ गए। तो देखिए अभी उनके आने के बाद में कि और उन्होंने अब जैसे कि हाथ मिलाने का काम या दिल मिलाने की बातचीत तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने भी हुड्डा जो है उनको मतलब भूपेंद्र हुड्डा जो थे वो मंच पर थे, और ये अशोक तंवर थे, अशोक तंवर ने दूर से उनको नमस्कार किया। तो वो चीजें सोचने वाली हैं। इसी तरीके से जैसे कि एक और रैली के अंदर जैसे कि शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा जो है उनके दोनों के ऊपर से पकड़ के और हाथ जो है मिलवाने का काम तो जरूर किया, लेकिन दोनों के ही कहीं ना कहीं आपस में जो मतलब जो रिफ्ट थे वो साफ साफ नजर आ रहे थे। तो इस तरह की चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं देखिए अब जैसे बात मंत्रालय की, पहले मुख्यमंत्री की बात को लेके, बाद में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है
उसकी स्थिति जैसे कि आज की अगर बात जैसे आपने हिमाचल की बात की, तो हिमाचल के अंदर भी देखिए विक्रमादित्य बोले, उनकी मदर बोले, अन्य और भी कुछ हैं जो कि अंदर ही अंदर जो है जैसे कि धुआं उठ रहा है। ओके, वो दिक्कत कब तक सरकार चलेगी, मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ चीजों को। जी, लेकिन ये चीजें तो उसी तरह की स्थिति है कि हरियाणा में स्पष्ट नहीं हो पाएगी चीजें और ठीक ठाक नहीं चल पाएंगी, जो मुझे लगता है। ओके ओके ओके। आदर्श जी, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। आदर्श जी, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 दलों की सरकार बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के मिलाकर, तो क्या ये सरकार स्थिर रहेगी जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में? क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो क्या वो चीजें हो पाएंगी जो उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टोज में रखी हुई हैं? इधर जी बहुत मुश्किल है। पहले तो जो है सरकार बनना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि पीडीपी जो है दिन और दोपहर शाम को अपनी स्टेटमेंट बदल रही है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट देगी नहीं, मुफ्ती कुछ ना कुछ वो अपनी कुछ शर्तें रखेगी। लेकिन अगर शॉर्ट आप सुनना चाहते हैं तो शॉर्ट यही है कि जम्मू कश्मीर में वही सरकार चलेगी जो केंद्र के साथ होगी। जिसका केंद्र का जिसके साथ सर पे हाथ होगा वही सरकार चलेगी, नहीं तो ये सरकारें नहीं चलेगी। फिर वही हालात हमें देखने पड़ेंगे जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दिनेश जी आपका भी शुक्रिया और आदर्श जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम मिलेंगे, लेकिन एक अलग विषय के साथ और एक अलग तस्वीर के साथ। और कल की तस्वीर क्योंकि इसलिए अलग होगी, कल सुबह से 7 बजे से नतीजे खुलना शुरू हो जाएंगे और लगभग दोपहर 11-12 बजे तक हल्की हल्की तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर नतीजे शाम तक चलेंगे, लेकिन 12 से 1 बजे तक दोनों राज्यों की जो फीकी तस्वीर है, जो धुंधली तस्वीर है, वो खुलकर सामने आएगी और पता लगेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या वाकई में एग्जिट पोल के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आएगी और छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर या फिर इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद शुरू करेगी। हरियाणा के अंदर जहां कांग्रेस डोमिनेंट नजर आ रही है और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल का ये खेला क्या सटीक बैठता है या नहीं, ये देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।